अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का टॉपिक चल रहा था, जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स में और उसके अलावा बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और जनरल तो आपका बेसिक रिकॉर्डिंग का चैप्टर है, जो कि हर कॉमर्स के या अकाउंट्स के स्टूडेंट को आना चाहिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसका कैसे जनरल बनाया जाएगा और उससे कैसे लेजर प्रिपेयर करेंगे और ट्रायल बैलेंस भी हम उसका देखेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ऑन जनवरी 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹65,000, फर्नीचर ₹20,000 एंड बिल्डिंग ₹1 लाख। यानी कि जो ओनर है वो मल्टीपल चीज़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग शामिल है। उसके बाद ऑन जनवरी 1 गुड्स परचेज किए, सामान मर्चेंडाइज परचेज किए फ्रॉम आसिफ से ऑन क्रेडिट ₹15,000, यानी कि उधार पर ₹15,000 का। ऑन जनवरी 2 2020 गुड्स परचेज ऑन कैश, इस बार मर्चेंडाइज आपने या गुड्स सामान खरीदा है लेकिन कैश पर 30,000 का। और गुड्स और मर्चेंडाइज आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि रीसेल पर्पस के लिए जो सामान खरीदा जाता है उसको गुड्स और मर्चेंडाइज कहते हैं। ऑन जनवरी 3 2020 गुड्स सेल टू कस्टमर को गुड्स बेची हैं ₹22,000 एंड कैश रिसीव। ठीक है ना, 22,000 की और कैश रिसीव कर लिया, इसका मतलब ये कैश पर बेची हैं, उधार पर नहीं बेची हैं। ऑन जनवरी 5 गुड्स वर्थ ₹14,000 सेल टू शाहिद को ₹14,000 की गुड्स बेची हैं। यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है, क्रेडिट मेंशन नहीं है, ऑन अकाउंट का वर्ड भी मौजूद नहीं है। लेकिन आपको ये रूल पता होगा कि जब कस्टमर का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, तो उस टाइम आप इसको क्रेडिट कंसीडर करते हैं। ऑन जनवरी 8 टाइपराइटर वर्थ ₹8,000 बाउट ऑन कैश पर आपने ₹8,000 का टाइपराइटर एक एसेट खरीदा है। ऑन जनवरी 10 ऑफिस आयरन सेफ परचेज ऑन कैश ₹4,000, कैश पर ₹4,000 की आपने आयरन सेफ खरीदी है। ठीक है, जिसमें आप अपनी वैल्यूएबल ज़रूरी सामान जो है वो छोड़ेंगे ऑफिस का, क्योंकि ये ऑफिस के लिए खरीदी गई है। तो ये आपका सवाल था। रिक्वायरमेंट में आपको कह रहे हैं कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, यानी कि टी अकाउंट, जनरल लेजर आपने बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाकर आपने इसमें दिखाना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने जर्नल की तरफ, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब आप एंट्रीज बनाते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपके पास एक अकाउंट कैश है, दूसरा फर्नीचर है, तीसरा बिल्डिंग है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या होता था कि ये जो अकाउंट्स हैं इनके हेड्स क्या हैं? कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग तीनों क्या है? एसेट्स है। ठीक है ना, और इन तीनों की क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते थे? कैपिटल बोलते थे, जो कि ऑनर इक्विटी हो है, ऑनर इक्विटी का पार्ट है या ऑनर इक्विटी है। तीसरा स्टेप हमारा ये होता था कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज। बिजनेस में तीनों एसेट आ रहे हैं, इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल से आपकी इक्विटी बढ़ती है तो कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो रहा है। एसेट बढ़ता है तो रूल क्या कहता है कि ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। सो इस बेस के ऊपर हमारे पास तीनों एसेट डेबिट हो गए जनवरी 1 को। कैश अकाउंट डेबिट 65,000 से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टोटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया 1,85,000। तो आप नरेशन लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, और आप यूँ भी लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, और या यूँ भी लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन आपके पास क्या है कि गुड्स परचेज फ्रॉम आसिफ से परचेज किए ऑन क्रेडिट। यहाँ पर भी एक अकाउंट क्या है? गुड्स परचेज का। जब भी आप गुड्स मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं। ठीक है जी। ऑन क्रेडिट उधार पर, यानी कि आपने पैसे देने हैं, तो दूसरा अकाउंट आपका अकाउंट पेबल आ गया। परचेज आपका एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, और अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी। खरीदेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और अकाउंट में लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। सो दैट्स वाई आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट
टू आसिफ अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना, क्योंकि उसको पे करना है, या अकाउंट पेबल क्रेडिट भी लिख सकते हैं। और नरेशन में आप लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम आसिफ, कि आसिफ से उधार पर आपने गुड्स यानी कि सामान खरीदा है। थर्ड, उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं कि गुड्स परचेज ऑन कैश। इस बार भी एक अकाउंट क्या आया, परचेजेज आया। गुड्स और मर्चेंडाइज जब भी आप खरीदेंगे परचेजेज लिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी आप खरीदते हैं उसका नाम। कैश पर खरीदा है इसका मतलब दूसरा अकाउंट कैश है। परचेजेज अभी बताया एक्सपेंस है, और कैश बताया एसेट है। जब आप सामान खरीदेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनी, परचेजेज अकाउंट डेबिट 30,000 से, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000 से, गुड्स परचेज ऑन कैश, या टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज ऑन कैश। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ एंट्री आपके पास यहाँ मौजूद है, गुड्स सेल टू कस्टमर, कस्टमर को सामान बेचा 22,000 रुपये का, एंड कैश रिसीव। कौन से दो अकाउंट है, एक तो कैश है और दूसरा गुड्स सेल कर रहे हैं, तो इसको हमेशा हम सेल लिखते हैं। तो आपके पास दो अकाउंट आ गए। कैश आपका एसेट है, बेचेंगे तो एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट 22,000 से कैश डेबिट। सेल आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनकम बढ़ती है तो रूल के मुताबिक क्रेडिट 22,000 से, टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन कैश, या गुड्स सोल्ड ऑन कैश भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जनवरी 5 के अंदर आपको क्या कह रहा है, गुड्स वर्थ ₹14,000 सेल टू शाहिद को आपने 14,000 रुपये की गुड्स बेची हैं। तो एक अकाउंट तो आपका सेल का आ गया, और दूसरा अकाउंट आपने उधार पर बेचा है तो शाहिद का अकाउंट उससे पैसा रिसीव करना है, या अकाउंट रिसीवेबल भी आप लिख सकते हैं, वो डेबिट हो जाएगा 14,000 से, टू सेल अकाउंट इनकम हो गई क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू शाहिद। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास सेकंड लास्ट एंट्री, आपने टाइपराइटर खरीदा, एक अकाउंट ये आ गया, वर्थ ₹8,000 8,000 रुपये का, आउट ऑन कैश, कैश पर खरीदा, दूसरा अकाउंट ये आ गया। तो टाइपराइटर आपका एसेट है, एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और कैश आपने खरीद कर पे किया तो कैश आपका चला गया, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट 8,000 से, टू रिकॉर्ड बाउट टाइपराइटर ऑन कैश, या टू रिकॉर्ड परचेज टाइपराइटर ऑन कैश भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखा, ऑन जनवरी 10 ऑफिस आयरन सेफ आपने खरीदे ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, तो ये आपका फिक्स एसेट हुआ, परचेज किया कैश पर, दूसरा एसेट 4,000 रुपये का। इसका मतलब एक एसेट आ रहा है और एक एसेट जा रहा है। तो बिजनेस में एसेट बढ़ता है, ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है, डेबिट हो गया, कैश आपका कम हो गया यानी कि पे किया, क्रेडिट हो गया। टू रिकॉर्ड आयरन सेफ परचेज ऑन कैश, या आयरन सेफ परचेज ऑन कैश भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी एंट्रीज थी जो कि हमने बना ली। इसके बाद हम लेजर अकाउंट में सारे अकाउंट्स को इंडिविजुअली कैसे ट्रीटमेंट इसकी करेंगे, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे इसकी ट्रीटमेंट होगी वो हमने देखना है। सो अब चलते हैं अपने टी अकाउंट या लेजर्स की तरफ, या जनरल लेजर की तरफ। तो देखें आपके पास यहाँ पर जिस सीक्वेंस से एंट्रीज बनाई गई हैं, जिस सीक्वेंस से आपके पास अकाउंट्स आएंगे, उसी सीक्वेंस से आपके पास टी अकाउंट बनाया जाएगा। अच्छा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले आपके पास कैश आ रहा है तो कैश का टी अकाउंट बनाया जाएगा। तो जब आप कैश का टी अकाउंट बनाएंगे तो एक साइड आपकी ये डेबिट होती है और टी अकाउंट की दूसरी साइड क्रेडिट होती है। आप ऐसे प्रॉपर उससे बना सकते हैं कि डेट पर्टिकुलर, JF या LF लेजर फोलियो, PRB जनरल के हिसाब से अमाउंट, डेट, क्रेडिट साइड वाली पर्टिकुलर JF और अमाउंट से भी बना सकते हैं, या सिंपल टी अकाउंट बना लें और ये तमाम कंटेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो तब भी आपका क्वेश्चन जो है या सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले कैश आपका इस एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो ये आएगा डेबिट, ठीक है ना। तो 65,000 से ये आपका डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट की वजह से। उसके बाद आपने जनवरी 2 को कैश पर परचेज किया था तो आपका कैश क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से, परचेज की वजह से। उसके बाद जनवरी 3 को आपने सेल किया तो कैश आपके पास आ गया डेबिट, और फिर जनवरी 8 को ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था कैश पर, कैश आपके पास गया क्रेडिट हुआ, तो कैश क्रेडिट और ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से। फिर जनवरी 10 को फिर से आपने ऑफिस इक्विपमेंट जो आयरन सेफ थी खरीदी और उसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ, तो आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप दोनों साइड का टोटल करते हैं। तो अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करूं, कैश का 65 और 22 87,000 होता है, और क्रेडिट साइड यानी कि डेबिट साइड का मतलब कितना कैश आया 87,
और अमाउंट अगर यहाँ की टोटल करूँ कितनी गई है 38 और 42,000, ठीक है ना। तो 87,000 में से ये टोटल 42,000 आपने माइनस किया तो आपके पास पैसे कितने बच गए 42,000। बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जब फरवरी का मंथ शुरू होगा तो आपके पास कैश ऑन हैंड आपके पास मौजूद कितना कैश होगा 45,000 कैश मौजूद होगा, ठीक है। ये रेड से मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है ये आपको मैं बाद में वजह भी बताऊंगा। उसके बाद आपने फर्नीचर इन्वेस्ट किया था, फर्नीचर डेबिट हुआ था, जो कि आप पहली एंट्री में देख भी सकते हैं। साथ में बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग का तो बहरहाल अलग बनेगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से 20,000 का, उसके अलावा और कोई अमाउंट नहीं थी तो टोटल 20 आ गया। जो बड़ी साइड वहाँ नीचे बैलेंस बीडी, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, और जो छोटी साइड वहाँ बैलेंस सीडी ऊपर बनता है। उसके बाद आपके पास बिल्डिंग का अकाउंट है, बिल्डिंग इन्वेस्ट की थी, बिल्डिंग डेबिट हुई कैपिटल की वजह से 1 लाख रुपए की, और कोई भी अमाउंट नहीं था बिल्डिंग का, तो टोटल 1 लाख हो गया। बड़ी साइड के नीचे बैलेंस बीडी 1 लाख बिल्डिंग का, और बैलेंस सीडी छोटी साइड की अमाउंट 1 लाख। उसके बाद कैपिटल एज यूजुअल क्रेडिट हुआ 3 चीज़ों की वजह से। फर्स्ट वन इज कैश, सेकंड इज फर्नीचर, थर्ड वन इज बिल्डिंग। 65,000, 20,000, 1 लाख, टोटल 185 से यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बड़ी साइड यही आएगी। तो बड़ी साइड के नीचे बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट पीरियड, ठीक है जी। उसके बाद आपका परचेज अकाउंट था, जो कि आपने सामान खरीदा था। परचेज दोनों 2 दफ़ा की थी, एक बार कैश पर और एक बार उधार पर, और वो डेबिट हुई थी। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ आसिफ की वजह से, यानी कि उधार पर 15,000 रुपये का, और कैश पर 30,000 रुपये का क्रेडिट नहीं हुआ, तो टोटल आपने 45 किया। जो बड़ी साइड वहाँ नीचे बैलेंस बीडी, जो छोटी साइड वहाँ ऊपर बैलेंस सीडी आपके पास आ गया। उसके बाद आसिफ का अकाउंट यानी कि अकाउंट पेबल कह लें, क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का अकाउंट है। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ था सर? परचेज की वजह से 15,000 का डेबिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस बीडी आपका क्रेडिट साइड पर आएगा 15,000 रुपये से, यानी कि आसिफ को आपने 15,000 रुपये पे करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आपके पास सेल्स अकाउंट का था। सेल आपका रेवेन्यू है, नॉर्मल नेचर क्रेडिट है। कैश पर भी आपने सेल की थी, 22,000 से क्रेडिट हो गई। शाहिद को उधार पर बेची थी तो अकाउंट रिसीवेबल की वजह से क्रेडिट हो गई 22 और 14 36। डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस बीडी आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा 36,000 रुपये, यानी कि आपकी इनकम हुई है 36,000 रुपये की। उसके बाद शाहिद का अकाउंट यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, उससे पैसे रिसीव करने हैं, तो 14,000 का आपने उधार पर बेचा था, तो बैलेंस बीडी 14,000 आएगा। बड़ी साइड नीचे और छोटी साइड ऊपर बैलेंस सीडी। इसका मतलब है कि शायद से आपने इतने पैसे रिसीव करने हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट अकाउंट है ऑफिस इक्विपमेंट के, जो कि 2 बार आए। एक में आपने टाइपराइटर खरीदा, कैश की वजह से वो डेबिट हुआ, और दूसरी दफ़ा आपने आयरन सेफ खरीदी ऑफिस के लिए, तो कैश की वजह से डेबिट 8 और 4 12 हो गया, तो 12,000 बड़ी साइड की, क्रेडिट साइड तो कुछ भी नहीं आया, तो बैलेंस बीडी नीचे और बैलेंस सीडी ऊपर। तो ये टी अकाउंट आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो गए, आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो उसमें पर्टिकुलर LF, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स होते हैं। आपके पास कौन कौन सा अकाउंट था? कैश का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, कैपिटल का, परचेज का, आसिफ का, सेल्स अकाउंट, शाहिद का अकाउंट और ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है ना। ये जो आसिफ का अकाउंट है इसको आप अकाउंट पेबल भी कह सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और क्योंकि उसको पे करना है। और सेल्स अकाउंट के बाद आपके पास शाहिद का जो अकाउंट है इसको आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे आपने पैसा रिसीव करना है, जो ये वो अकाउंट है जो आपने पीछे प्रिपेयर किए। अच्छा सर, इनका बैलेंस किस तरीके से लिखने हैं? तो बेटा रेड से इसीलिए इसको प्रोमिनेंट किया कि जिस अकाउंट का बैलेंस बीडी जिस साइड आएगा, ओपनिंग जिस साइड आएगा, नॉर्मल बैलेंस जिस साइड पर आएगा, उसको वहां रिकॉर्ड करना है। तो देखें, कैश का बैलेंस बीडी डेबिट साइड, तो इसको डेबिट साइड। फर्नीचर का डेबिट साइड है तो डेबिट साइड। इसी तरीके से बिल्डिंग का डेबिट साइड, तो उसको भी डेबिट साइड लिखेंगे। कैपिटल का क्रेडिट साइड आया, उसकी नॉर्मल नेचर क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड उसका बैलेंस लिखेंगे। परचेज का डेबिट साइड, आसिफ का क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। बेसिक्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बट सेल्स का अकाउंट है, रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट साइड। शाहिद का अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है तो डेबिट साइड। उसके बाद आपके पास है ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट है, एसेट डेबिट साइड। तो आपने डेबिट वाले डेबिट में कैश का अकाउंट डेबिट हो गया, फर्नीचर डेबिट हो गया, बिल्डिंग डेबिट हो गई, कैपिटल क्रेडिट हुआ, परचेज अकाउंट एक्सपेंस से डेबिट हुआ,
आसिफ का अकाउंट लायबिलिटी, सेल्स अकाउंट रेवेन्यू क्रेडिट, उसके बाद आपके पास शाहिद का अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल एसेट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट ये भी डेबिट हो गया। दोनों साइड का आपने टोटल किया तो 2,36,000 डेबिट, 2,36,000 से डेबिट हो गया। दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। अगर आपके पास यहाँ पर टोटल मैच नहीं होता तो आप बार बार कैलकुलेट करके देखें, नहीं हो रहा तो फिर आप लेजर के अंदर गलती तलाश करेंगे, आपकी कहीं लेजर के अंदर मिस्टेक तो नहीं है। लेजर अगर आपका ठीक बना हुआ है तो फिर आप अपने जर्नल को चेक करें, ठीक है ना। तो इसमें भी मिस्टेक हो सकती है। अगर आपने एक एंट्री भी गलत बनाई, किसी भी तरीके का एरर पैदा किया तो आपके पास आगे के लिए मसाइल स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं और जर्नल की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लाजमी तौर पर इस तरीके के लेक्चर को देखें ताकि उनको सवालात ईजीली समझ में आ सकें।